हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो लाल सागर, नील नदी, सूडान संकट, ऑपरेशन कावेरी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो सूडान संकट के कारण और इस क्षेत्र में भारत की विदेश नीति के संभावित निहितार्थ है। आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए समझते हैं। सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। लगभग 3000 भारतीय सूडान के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, जिनमें राजधानी खार्तूम और दारफूर जैसे दूरस्थ प्रांत भी शामिल है। ऑपरेशन कावेरी क्या है, आइए समझते हैं। ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक कोडनेम है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत और जेद्दा में स्टैंड बाय पर 2 भारतीय वायुसेना C-130J के विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है। सूडान में लगभग 2800 भारतीय नागरिक हैं, जिसमें से लगभग 1200 भारतीयों का समुदाय वहां पर बसा हुआ है। सूडान में वर्तमान संकट क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि समझते हैं। व्यापक विरोध के बाद अप्रैल 2019 में सैन्य जनरलों द्वारा लंबे समय से राष्ट्रपति पद पर काबिल उमर अल बशीर को उखाड़ फेंकना सूडान में संघर्ष का कारण है। इसके कारण सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत वर्ष 2023 के अंत में सूडान में चुनावों का नेतृत्व करने के लिए संप्रभुता परिषद नामक एक शक्ति साझाकरण निकाय की स्थापना की गई। हालांकि सेना ने अक्टूबर 2021 में अब्दुल्ला हमदोक के नेतृत्व वाली संक्रमणकालीन सरकार को उखाड़ फेंका। बुरहान देश के वास्तविक नेता बन गए और दगालो उनके सेकंड इन कमांड बन गए। सेना और आरएसएफ के बीच तनाव क्या है, आइए जानते हैं। वर्ष 2021 के तख्तापलट के तुरंत बाद 2 सैन्य एसएएफ और अर्धसैनिक आरएसएफ जनरलों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया, जिसमें चुनावों में संक्रमण की योजना बाधित हो गई। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिसंबर 2021 में एक प्रारंभिक सौदा किया गया था, लेकिन समय सारणी और सुरक्षा क्षेत्र के सुधारों पर असहमति के कारण सूडानी सशस्त्र बलों एसएएफ के साथ अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के एकीकरण पर बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई। संसाधनों के नियंत्रण और आरएसएफ के एकीकरण को लेकर तनाव बढ़ गया, जिसके कारण झड़पें हुई। इस बात पर असहमति थी कि 10,000 सैनिकों को मजबूत आरएसएफ को सेना में कैसे एकीकृत किया जाए और किस प्राधिकरण को उस प्रक्रिया को देख रेख की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा दगालो आरएसएफ जनरल एकीकरण में 10 वर्ष की देरी करना चाहते थे, लेकिन सेना का दावा था कि यह अगले 2 वर्षों में होना चाहिए। रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ क्या है, आइए जानते हैं। आरएसएफ एक समूह है। यह जंजावीर रक्षक योद्धाओं में विकसित हुआ है, जिसमें 2000 के दशक में चाड की सीमा के समीप पश्चिम सूडान के दारफूर क्षेत्र के संघर्ष में भागीदारी की। समय के साथ रक्षक योद्धाओं की संख्या बढ़ी और वर्ष 2013 में इसमें आरएसएफ में शामिल हो गई, जिसका विशेष रूप से सीमा रक्षकों के रूप में इस्तेमाल किया गया। आरएसएफ और सूडानी सेना ने सऊदी और अमीरातों बलों के साथ लड़ने हेतु वर्ष 2015 में यमन में सैनिकों की तैनाती करना शुरू कर दिया था। आरएसएफ को दारफूर क्षेत्र के अलावा दक्षिण कोर्डोफन और ब्लू नाइल जैसी जगहों पर भेजा गया था, जहां उस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। वर्ष 2015 की एक रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने बलों को दयाहीन पुरुष मैन विथ नो मेर्सी
मैन विथ नो मर्सी के रूप में वर्णित किया। वर्तमान संकट का परिणाम क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए चुनौती। सेना और आरएसएफ के बीच लड़ाई ने सूडान के लोकतंत्र में संक्रमण को और अधिक कठिन बना दिया है। यह अनुमान लगाया गया है कि झगड़ा व्यापक संघर्ष में बदल सकता है और देश के पतन का कारण बन सकता है। आर्थिक संकट, अतिमुद्रा स्फीति और भारी मात्रा में विदेशी ऋण के कारण सूडान की अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है। हमदोक सरकार को हटाने के बाद अन्य देशों से अरबों डॉलर की सहायता और ऋण राहत पर रोक लगा दी गई। पड़ोसी देशों में अशांति, सूडान की साथ अन्य देशों में निकटता के कारण यह संघर्ष बड़ा फैल सकता है और क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। चाड एवं दक्षिण सूडान विशेष रूप से संवेदनशील है। यदि लड़ाई जारी रहती है तो स्थिति बड़े बाहरी हस्तक्षेप का कारण बन सकती है। सूडान के संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में शरणार्थी पहले ही चढ़ आ चुके हैं। भारत सूडान संबंध क्या है, आइए जानते हैं। सूडान का सामरिक महत्व, आइए सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है और तीसरा सबसे बड़ा अफ्रीकी राष्ट्र है। लाल सागर पर अपनी रणनीतिक अवस्थिति, नील नदी तक पहुंच, सोने के विशाल भंडार और किसी क्षमता के कारण अपने पड़ोसी देशों, खाड़ी देशों, रूस तथा पश्चिमी देशों सहित बाहरी शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। द्विपक्षीय परियोजनाएं क्या है, आइए समझते हैं। इसने वर्ष 2021 में सूडान में ऊर्जा, परिवहन और कृषि व्यवसाय उद्योग जैसे क्षेत्रों में 612 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण के माध्यम से 49 द्विपक्षीय परियोजनाओं को पहले से ही लागू कर दिया था। जुबा शांति समझौता का समर्थन, आइए समझते हैं। भारत ने एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने के सूडान के प्रयासों का समर्थन किया और अक्टूबर 2020 में सरकार द्वारा हस्ताक्षरित जुबा शांति समझौते का भी समर्थन किया। चाड, संयुक्त अरब अमीरात और विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण IGAD इसके समर्थन थे, जबकि मिस्र तथा कतर शांति समझौते के साक्षी थे। इस समझौते में शासन, सुरक्षा और न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया था तथा यह भविष्य की संवैधानिक वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण था। भारत ने वार्ता प्रक्रिया के तहत ब्राह्मण रूप से सशस्त्र सहायता प्रदान कर और 1200 कर्मियों के साथ नागरिक सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय योजना का भी समर्थन किया। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, आइए जानते हैं। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC के तहत भारत ने क्षमता निर्माण के लिए सूडान को 290 छात्रवृत्ति अनुदान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2020 में सूडान को खाद्य आपूर्ति सहित मानवीय सहायता भी प्रदान की थी। द्विपक्षीय व्यापार, आइए समझते हैं। इन वर्षों में भारत और सूडान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2005 से 6 के 327.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1663.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सूडान और दक्षिण सूडान में भारत निवेश मोटे तौर पर 3 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर पेट्रोलियम क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ONGC विदेश में निवेश किया गया था। भारत द्वारा चलाए गए निकासी अभियान क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा 2022 क्या है, आइए जानते हैं। यह वर्तमान में यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है। रूसी सेना द्वारा हमलों की श्रृंखला शुरू होने के बाद यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के साथ ही वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। इसके बाद आता है ऑपरेशन देवी शक्ति 2021। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 क्या है, आइए जानते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान द्वारा तेजी से कब्जे के बाद काबुल से अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को निकालने के लिए भारत का जटिल मिशन था। अब हम बात करते हैं वंदे भारत मिशन 2020 क्या है, आइए समझते हैं। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया। इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 क्या है, आइए समझते हैं।
यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था। इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते मातृभूमि में सफलतापूर्वक वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज, जलाशय, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक, एरावत, शार्दुल तथा मगर लैंडिंग शिप टैंक ने इस ऑपरेशन में भाग लिया, जो 55 दिनों तक चला और इसमें समुद्र द्वारा 2300 किलोमीटर में अधिक की यात्रा शामिल थी। ब्रुसेल्स से निकासी 2016 यह क्या है, आइए समझते हैं। मार्च 2016 में बेल्जियम जेवेंटेम में ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रुसेल्स में मालविक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया था। इसके तहत जेट एयरवेज की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर्स समेत कुल 242 भारतीयों को भारत लाया गया। ऑपरेशन राहत 2015 क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। वर्ष 2015 में यमन सरकार और हौथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष छिड़ गया। सऊदी अरब द्वारा घोषित नो फ्लाई जोन के कारण हजारों भारतीय फंस गए थे और यमन हवाई मार्ग सुलभ नहीं था। ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 5,600 लोगों को निकाला था। ऑपरेशन मैत्री, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन मैत्री 2015 क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था। सेना वायुसेना के संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल में वायुसेना और नागरिक विमानों द्वारा 5,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी से 170 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी 2011 क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। संघर्षग्रस्त लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन घर वापसी शुरू की। ऑपरेशन के तहत भारत ने 15,400 भारतीय नागरिकों को निकाला। इस ऑपरेशन में लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था। एयर सी ऑपरेशन भारतीय नौसेना और एयर इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। ऑपरेशन सुकून 2006 क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। जुलाई 2006 में जैसे ही इजराइल और लेबनान में सैन्य संघर्ष शुरू हुआ, भारत ने ऑपरेशन सुकून शुरू कर वहां फंसे अपने नागरिकों को बचाया, जिसे अब बेरूत सिलिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह डनकर्क निकासी के बाद से सबसे बड़ा नौसैनिक बचाव अभियान था। टास्क फोर्स ने 19 जुलाई और 1 अगस्त 2006 के बीच कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों को सहित लगभग 2,280 लोगों को निकाला था। कुवैत एयरलिफ्ट 1990 क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। वर्ष 1990 में जब 700 टैंकों से लैस 1 लाख इराकी सैनिकों ने कुवैत पर हमला किया, तब शाही और अति विशिष्ट व्यक्ति सऊदी अरब भाग गए थे। वहीं आम जनता के जीवन को जोखिम में डाल दिया गया। कुवैत में फंसे लोगों में 1,70,000 से अधिक भारतीय थे। भारत ने निकासी अभियान शुरू किया, जिसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया और भारत वापस लाया गया। तो आइए आगे की राह क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। चूँकि भारत केवल ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है, जो वैश्विक ऊर्जा केंद्र का गठन करते हैं। इसने अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सूडान, नाइजीरिया तथा अंगोला जैसे तेल समृद्ध अफ्रीकी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। हार ने अब अफ्रीकी में अपने विदेश व्यापार और अन्य हितों की रक्षा करना भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। लाल सागर क्षेत्र भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत सूडान संबंधों की मौजूदा संरचना और अफ्रीका के हार्न में सूडान के स्थान को देखते हुए नए शासन को मान्यता देने के लिए भारत को जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से पहले क्षेत्र में अपने व्यापार, निवेश एवं हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट। आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट आप लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, आप लोग वहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।